पाकिस्तान की रिसेंट परफॉर्मेंसेस को देखें तो ऑनेस्टली सिचुएशन इतनी कन्विंसिंग नहीं है। कभी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है, कभी बॉलिंग प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाती और कभी टीम के पास प्लान ही क्लियर नजर नहीं आता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2027 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए शायद रिसेंट रिजल्ट से ज्यादा सूटेबल कंडीशंस लेकर आ सकता है। पाकिस्तान के पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो डिफरेंट कंडीशंस में परफॉर्म कर सकते हैं। फखर जमान और बाबर आजम जैसे एक्सपीरियंस बैटर से लेकर पेस अटैक और स्पिन के ऑप्शंस तक पाकिस्तान के पास एक ऐसी टीम बनाने का चांस है जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपना कॉम्बिनेशन चेंज कर सके। यानी अगर पाकिस्तान 2027 वर्ल्ड कप में सिर्फ अपनी रिसेंट फॉर्म को देखकर जाता है तो चांसेस ज्यादा प्रोमिसिंग नहीं लगते। लेकिन अगर अगले एक साल में पाकिस्तान अपनी बैटिंग स्ट्रेटेजी, बॉलिंग कॉम्बिनेशन और प्लेयर्स के रोल्स क्लियर कर लेता है तो ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास टैलेंट है या फिर नहीं, सवाल ये है कि पाकिस्तान इस टैलेंट को 2027 में किस तरह यूज कर सकता है और किस तरह यूज करके उस वर्ल्ड कप को विन कर सकता है। आप में से कई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। 2027 वर्ल्ड कप के मोस्टली मैचेस साउथ अफ्रीका में होने वाले हैं, यानी पिचेस में एक्स्ट्रा बाउंस तो एक्सपेक्टेड होगा ही। प्लस साउथ अफ्रीका का एटमॉस्फेयर फास्ट बॉलर्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है, जहां न्यू बॉल स्विंग भी कर सकता है। लेकिन उम्मीद यही होगी कि पिचेस बैटिंग के लिए भी रीजनेबल रहेंगी ताकि 300 के करीब स्कोर्स देखने को मिल सके। आईसीसी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि मैचेस कम्पेटिटिव और रिलेटिवली लॉन्ग चलें, क्योंकि फ्लैट या बैलेंस पिचेस पर ऑडियंस को ज्यादा देर तक गेम देखने को मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ अफ्रीका में बिल्कुल फ्लैट पिचेस मिलेंगी। बाउंस और पेस का एलिमेंट तो रहेगा ही। इसीलिए हम एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर 280 से 300 के करीब हो सकता है। पाकिस्तान को इसी हिसाब से अपनी बैटिंग लाइनअप तैयार करनी होगी। सिर्फ 280 तक पहुंचना टारगेट नहीं होना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 या 15 रन एक्स्ट्रा बना सके ताकि बॉलिंग यूनिट पर प्रेशर कम हो। अगर पाकिस्तान की रिसेंट परफॉर्मेंसेस और अवेलेबल ऑप्शंस को देखें तो फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा वो प्लेयर्स हैं जो बैटिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इनमें से कुछ प्लेयर्स बाउंस को हैंडल करने की एबिलिटी भी रखते हैं और 270 से 280 के टोटल को 300 के करीब ले जाने में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की रिसेंट परफॉर्मेंसेस इतनी कन्विंसिंग नहीं रही हैं, इसीलिए वर्ल्ड कप तक इन दोनों से कंसिस्टेंसी की डिमांड होगी। अब विकेट कीपर की बात करें तो वर्ल्ड कप जैसे बड़े आईसीसी इवेंट से जस्ट पहले विकेट कीपर चेंज करना पाकिस्तान के लिए काफी रिस्की डिसीजन होगा। पाकिस्तान पहले भी फ्रीक्वेंट चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर चुका है, इसीलिए अगर रिजवान फिट और अवेलेबल हैं तो उन्हें रिप्लेस करना अननेसेसरी रिस्क होगा। अलबत्ता अगर सलमान अली आगा परफॉर्म नहीं करते तो पाकिस्तान को उनकी रिप्लेसमेंट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और अगर रिप्लेसमेंट एक अग्रेसिव बैटर होता जैसे अब्दुल समद या फिर हसन नवाज टाइप का प्लेयर तो पाकिस्तान के पास एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई करने का ऑप्शन भी होगा। लेकिन पर्सनली मैं यही चाहूंगा कि सलमान अली आगा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो बाउंस और स्विंग मिलेगी उसको वर्ल्ड कप के प्रेशर में एक रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस अग्रेसिव बैटर के लिए हैंडल करना काफी मुश्किल होगा। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी कुछ एंकर टाइप बैटर्स हैं, इसीलिए नंबर 5 पर एक अग्रेसिव बैटर रखना एक्साइटिंग जरूर लगता है, लेकिन रिस्क भी काफी होगा। लेकिन सिर्फ बैटिंग ऑर्डर डिसाइड कर लेना काफी नहीं है, पाकिस्तान को बैटिंग स्ट्रेटेजी भी क्लियर करनी होगी। पाकिस्तान के मैचेस में अक्सर सबसे कंफ्यूजिंग चीज यही होती है कि कभी कभी प्लेयर्स को खुद नहीं पता होता कि आखिर उसका टीम में रोल क्या है, और जब प्लेयर्स कंफ्यूज्ड हों तो ऑडियंस के लिए भी समझना मुश्किल हो जाता है कि पाकिस्तान आखिर अचीव करना क्या चाहता है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान फखर जमान को अग्रेसिव क्रिकेट खेलने का कह दे तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि फखर जमान पहली बॉल से ही बाउंड्री मारने की कोशिश करें। क्रिकेट में कोई भी बैटर फर्स्ट बॉल से मैक्सिमम अटैक नहीं कर सकता। टेक्निकली सॉलिड बैटर को पिच और कंडीशन समझने के लिए कुछ टाइम चाहिए ही होता है। अगर पाकिस्तान को पावर प्ले के 10 ओवर्स में 60 रन चाहिए तो जरूरी नहीं है कि पहले ओवर से ही हर ओवर में 6 रन का टारगेट लेकर चला जाए। अगर पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 6 या 7 रन आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का पावर प्ले खराब हो गया है। हो सकता है कि एंड के 2 ओवर्स में 15 या 16 रन
रन्स आ जाएं और पाकिस्तान 50 से 60 रन्स के बीच का स्ट्रॉन्ग पावर प्ले फिनिश कर दे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये रन्स बिना किसी अननेसेसरी विकेट लॉस किए आए। उसके बाद जब स्पिनर्स अटैक में आएंगे तो फखर जमान के लिए स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि स्पिनर्स के अगेंस्ट उनका अटैकिंग गेम पाकिस्तान के लिए एक मेजर वेपन हो सकता है। लेकिन अगर फखर जमान पावर प्ले के बाद एक्सेलरेट नहीं कर पाते और आउट हो जाते हैं तो यहाँ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का रोल स्टार्ट होता है। इन दोनों का काम सिर्फ विकेट बचाना नहीं होना चाहिए, 20 से 40 ओवर्स के बीच पाकिस्तान को इनिंग्स को कंट्रोल करते हुए रन रेट भी मेंटेन करना होगा। इस फेज में फील्डर्स बाउंड्री पर होते हैं, इसीलिए हर बॉल पर बाउंड्री की जरूरत नहीं होती। गैप्स फाइंड करना, सिंगल डबल्स लेना और ओकेशनल बाउंड्रीज के थ्रू 4 से 5 का रन रेट मेंटेन करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर पाकिस्तान 40 ओवर्स तक 210 से 220 के करीब पहुंच जाता है तो फिर इक्वेशन सिंपल हो जाती है। अब वो 4 या 5 का रन रेट पर नहीं रुक सकता, अब एक्सेलरेशन चाहिए। जो रन रेट पहले 4 से 5 का चल रहा था वो फाइनल 10 ओवर्स में 7 से 8 तक जाना चाहिए और यहाँ फिनिशर्स का रोल स्टार्ट होता है। लेकिन पाकिस्तान के मैचेस में अक्सर इसका बिल्कुल उल्ट होता है। टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है, फिर बाबर और मोहम्मद रिजवान पार्टनरशिप लगाकर इनिंग्स को रिकवर करते हैं। उसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर दोबारा कोलैप्स करता है और एंड में कोई एक फिनिशर आकर चेरी ऑन टॉप वाली इनिंग्स खेल देता है। यहाँ सबसे बड़ा इशू टैलेंट का नहीं, माइंडसेट और एग्जीक्यूशन का है। प्लेयर्स को पता होता है कि उसका रोल क्या है, लेकिन उस रोल को एग्जैक्टली किस तरह एग्जीक्यूट करना है, यही चीज मिसिंग नजर आती है। सुनने में ये स्ट्रेटेजी डिफेंसिव लग सकती है, लेकिन दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम्स मिडिल ओवर्स में इसी तरह इनिंग्स बिल्ड करती हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैचेस में अक्सर मिडिल ओवर्स में आप देखेंगे कि वो हर ओवर में नहीं तो 1 या 2 ओवर्स के अंदर बाउंड्री जरूर निकालते हैं। मतलब उनका टारगेट हर बॉल पर बाउंड्री मारना नहीं होता, उन्हें 12 बॉल्स में सिर्फ 1 बाउंड्री चाहिए। अगर बाकी 11 बॉल्स में वो 8 से 9 रन सिंगल्स और डबल से निकाल लेते हैं तो 2 ओवर्स में 17 से 18 रन आ जाते हैं। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि विकेट गिरने का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है और स्कोर बोर्ड भी कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। लेकिन पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में अक्सर प्रॉब्लम यही होती है कि कोलैप्स का डर इतना ज्यादा होता है कि बैट्समैन गैप ढूंढने की बजाय विकेट बचाने पर ज्यादा फोकस करने लगता है। और जब आप विकेट बचाने के चक्कर में स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं तो डॉट बॉल्स बढ़ती हैं, डॉट बॉल्स बढ़ती हैं तो रन रेट गिरता है, रन रेट गिरता है तो प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ता है तो वहीं विकेट गिरने का रिस्क और ज्यादा हो जाता है, जिससे बचने के लिए बैट्समैन डिफेंसिव हो रहा था। यानी प्रॉब्लम एक साइकिल बन जाती है। पाकिस्तान को इसी साइकिल को तोड़ना होगा। अब मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने बैटिंग में अपना काम कर दिया है, 280 से 300 के करीब स्कोर बना दिया है। उस 300 को डिफेंड भी करना होगा और यहाँ पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट वेपन हिस्टोरिकली उसकी पेस बॉलिंग रही है। लेकिन यही वो डिपार्टमेंट है जहाँ पाकिस्तान को सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फेस करने पड़ सकते हैं। साउथ अफ्रीका की कंडीशंस फास्ट बॉलर्स को एक्स्ट्रा बाउंस और मूवमेंट दे सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स के पास सिर्फ कंडीशंस का फायदा होना काफी नहीं, उन्हें विकेट्स भी निकालनी होंगी। अगर ओपोजिशन को 300 चेज करने हैं तो पाकिस्तान को पावर प्ले में विकेट्स चाहिए होंगी। सिर्फ 40 या 45 रन देकर पावर प्ले खत्म करना इनफ नहीं होगा अगर विकेट्स नहीं मिलती, क्योंकि अगर ओपोजिशन के टॉप ऑर्डर के 3 या 4 बैट्समैन 20 ओवर्स तक क्रीज पर खड़े रहे तो साउथ अफ्रीकन कंडीशंस का एडवांटेज धीरे धीरे कम होता जाएगा और बैटिंग साइड गेम को कंट्रोल करना स्टार्ट कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान को न्यू बॉल के साथ अटैकिंग माइंडसेट रखना होगा। पहले 10 ओवर्स में ऑब्जेक्टिव सिर्फ रन्स रोकना नहीं होना चाहिए बल्कि विकेट्स लेना होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी एक बैलेंस जरूरी है। अगर बॉलर हर बॉल पर विकेट लेने की कोशिश करेगा तो बाउंड्रीज भी आ सकती हैं। इसीलिए बॉलिंग प्लान क्लियर होना चाहिए। एक बॉलर अटैक करे, दूसरा प्रेशर मेंटेन करे, फील्डिंग साइड बैट्समैन की वीकनेस को टारगेट करे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्लान्स सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो। पाकिस्तान प्रॉब्लम कभी कभी ये होता है कि प्लान ए फेल होने के बाद प्लान बी नजर ही नहीं आता। अगर न्यू बॉल से स्विंग मिल रही है तो उसका मैक्सिमम यूज होना चाहिए। अगर स्विंग खत्म हो गई है लेकिन बाउंस अवेलेबल है तो लाइन लेंथ चेंज होनी चाहिए। और अगर पिच स्लो हो रही है तो पेस अटैक के साथ वेरिएशन और स्पिनर्स का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी पाकिस्तान को सिर्फ 5 बॉलर सिलेक्ट नहीं करने, पाकिस्तान
पाकिस्तान को 50 ओवर्स के लिए बॉलिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी होगी। पहले 10 ओवर्स विकेट्स के लिए, 10 से 30 ओवर्स प्रेशर मेंटेन करने के लिए और फाइनल 20 ओवर्स में विकेट्स और डेथ बॉलिंग के कॉम्बिनेशन के साथ गेम फिनिश करने के लिए। अगर पाकिस्तान 300 बनाता है लेकिन ओपोजिशन को 150 पर 5 विकेट्स के बाद भी कमबैक का चांस मिल जाता है तो प्रॉब्लम बैटिंग की नहीं होगी, प्रॉब्लम प्लानिंग की होगी। 2027 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप या एक डेंजरस पेस अटैक का टेस्ट नहीं होगा, ये टेस्ट होगा कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को अपना रोल कितना क्लियरली पता है, क्योंकि वर्ल्ड कप में हर मैच में कोई ना कोई प्लेयर हीरो नहीं बनेगा। कभी ओपनर को मैच बनाना होगा, कभी मिडिल ऑर्डर को इनिंग्स को संभालना होगा, कभी फिनिशर को 15 बॉल्स में 25 रन चाहिए होंगे और कभी बॉलर को 8 ओवर्स में सिर्फ 35 रन देकर प्रेशर क्रिएट करना होगा। स्पिनर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास सुफियान मुकीम और अबरार अहमद के ऑप्शंस हैं। इन दोनों में से कंडीशंस और ओपोजिशन को देखकर किसी एक को प्लेइंग 11 में इंक्लूड किया जा सकता है। और यहाँ 2027 वर्ल्ड कप की एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान को सिर्फ साउथ अफ्रीका की कंडीशंस को माइंड में रखकर टीम सिलेक्ट नहीं करनी होगी। वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के साथ साथ जिम्बाब्वे और नामीबिया में भी होगा, इसीलिए कंडीशंस मैच टू मैच चेंज हो सकती हैं। साउथ अफ्रीका में अगर पिच पर पेस, बाउंस और सी मूवमेंट ज्यादा है तो पाकिस्तान एक्स्ट्रा पेसर के साथ जा सकता है, लेकिन अगर जिम्बाब्वे या नामीबिया में कंडीशंस स्पिन या स्लोअर बॉलिंग के लिए ज्यादा सूटेबल होती हैं तो स्पिनर को इंक्लूड करना ज्यादा लॉजिकल डिसीजन हो सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान को सिर्फ एक फिक्स्ड प्लेइंग 11 पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। स्क्वाड में ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन चेंज कर सकें। ऑलराउंडर्स में फहीम अशरफ, अरफत मिन्हास और मोहम्मद नवाज जैसे ऑप्शंस हैं। इनमें से सिलेक्शन भी कंडीशंस और ओपोजिशन के हिसाब से की जा सकती हैं। अगर पाकिस्तान को एक्स्ट्रा बैटिंग डेप्थ चाहिए तो अरफत मिन्हास या मोहम्मद नवाज यूजफुल ऑप्शन हो सकते हैं, जबकि अगर टीम को बॉलिंग में एडिशनल बैलेंस चाहिए तो फहीम अशरफ का ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है। यानी पाकिस्तान के लिए आइडियल कॉम्बिनेशन ये नहीं होना चाहिए कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही 11 प्लेयर्स फिक्स कर दिए जाएं और फिर हर मैच में वही टीम खिला दी जाए। वर्ल्ड कप में कंडीशंस चेंज होंगी, ओपोजिशन चेंज होगी और पिच भी चेंज होगी, इसीलिए पाकिस्तान को 15 प्लेयर्स का ऐसा स्क्वाड बनाना होगा जिसमें हर कंडीशन के लिए एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो। साउथ अफ्रीका में पेस और बाउंस के अगेंस्ट एक कॉम्बिनेशन, जिम्बाब्वे में अगर पिच स्लोअर हो तो दूसरा कॉम्बिनेशन और नामीबिया में कंडीशंस के मुताबिक तीसरा कॉम्बिनेशन। आखिर में वर्ल्ड कप सिर्फ बेस्ट 11 प्लेयर्स का टूर्नामेंट नहीं होता, ये बेस्ट 11 प्लेयर्स को सही कंडीशंस में सिलेक्ट करने का टूर्नामेंट होता है। और पाकिस्तान का असली टेस्ट भी यही होगा कि टीम मैनेजमेंट कंडीशंस को कितनी अच्छी तरह रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग प्लेइंग 11 डिसाइड करता है। अगर पाकिस्तान ये रूल्स पहले से डिफाइन कर लेता है और प्लेयर्स को सिचुएशन के मुताबिक एग्जीक्यूट करना सिखा देता है तो साउथ अफ्रीका की कंडीशंस पाकिस्तान के लिए सिर्फ चैलेंज नहीं रहेंगी, वही कंडीशंस पाकिस्तान का एडवांटेज भी बन सकती हैं। बाय द वे, इससे रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है मुझे वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स जाननी होती हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।